साल 2014 में रिलीज होने वाली फिल्म इंटरस्टेलर एक साइंस फिक्शन फिल्म है जो कि इस कहानी पर बेस करती है कि हमारी ये जमीन मुस्तकबिल में इंसानों के रहने लायक बिल्कुल नहीं रहेगी। इंसान आहिस्ता आहिस्ता इस जमीनी बदलाव की वजह से जमीन से खत्म हो रहे हैं, जिन्हें अब यहाँ से बाहर निकाल कर किसी और सियारे पर इंसानों को अपनी दुनिया बसानी होगी। लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? ऐसा करने पर इन्हें किन किन चैलेंजेस और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यही इस फिल्म का असल कॉन्सेप्ट है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम इस फिल्म के अंदर इस्तेमाल होने वाले साइंस कॉन्सेप्ट हैं जो कि ज़्यादातर थ्योरीज पर बेस करते हैं और कई माहिर स्पेस साइंटिस्ट की निगरानी के अंदर रखकर इस फिल्म के स्क्रिप्ट को तैयार किया गया है। इसीलिए स्पेस और साइंस लवर्स के लिए ये एक बहुत ही बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म है और मेरी खुद की मोस्ट फेवरेट भी। इसीलिए इन सब साइंस कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो के अंदर फिल्म की कहानी के साथ एक्सप्लेन करना एक समंदर को कुएं के अंदर बंद करने के बराबर है। मगर मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ हर एक जरूरी कॉन्सेप्ट यानी हर साइंस कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूं ताकि आप बेहतर तौर पर इस फिल्म को एंजॉय कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारी अर्थ के मौजूदा हालात से, जहां वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन का माहौल मुसलसल बदल रहा है, जिससे आए रोज जमीन पर मिट्टी के तूफान आते रहते हैं। हवा के अंदर मिट्टी भी बढ़ गई है जिससे फसलें तबाह हो रही हैं और इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं। फिल्म के मेन कैरेक्टर या हीरो का नाम है कूपर, जो कि पहले नासा के अंदर एक पायलट था मगर अब एक किसान है और मकई की खेती करता है। घर में इसके साथ इसकी बेटी मर्फ, बेटा टॉम और इसके ससुर रहते हैं। मर्फ को अपने कमरे के अंदर अजीबो गरीब किस्म की चीजें महसूस होने लगती हैं। अक्सर इसके कमरे की किताबें गिरने लगती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे जानबूझकर कोई भूत इन किताबों को गिराकर कुछ कम्युनिकेट करने या सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। और मर्फ ये बात कूपर को बताती है, लेकिन कूपर मर्फ को बताता है कि भूत वगैरह जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें कोई ऐसी एक्टिविटी महसूस हो तो इसे अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना। एक रोज घर के अंदर मिट्टी का तूफान आने के बाद इस तूफान से घर के अंदर जो मिट्टी घुसती है वो इस किताबों के कमरे में जमीन पर एक खास किस्म के पैटर्न को बना देती है, जैसे वो कोई खुफिया किस्म का कोड हो, जिसे देखकर कूपर को पहली बार महसूस होता है कि ये कोई भूत नहीं है बल्कि ग्रेविटी का असर है। यहाँ इस साइंस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया है जिसके मुताबिक ग्रेविटी ही सिर्फ एक ऐसी फोर्स है जो कि बाकी के तमाम डायमेंशंस के अंदर सफर कर सकती है। यानी अगर हमारी इस दुनिया के अंदर ही कोई और मखलूक मौजूद है मगर हम इसकी मौजूदगी को ना ही महसूस कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, तब भी वो हमसे ग्रेविटी के जरिए सिग्नल देकर बातचीत कर सकते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। कूपर इस पैटर्न को देखकर ये जान लेता है कि ये एक बाइनरी कोड है जिसके अंदर एक लोकेशन का एड्रेस छुपा हुआ है, जहाँ पहुंचकर इसे पता चलता है कि ये नासा का एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पर किसी खुफिया प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है डॉक्टर ब्रैंड से, जो कि इसके एक पुराने प्रोफेसर थे। वो कूपर को ये बताते हैं कि हमारी ये ज़मीन मुस्तकबिल के अंदर इंसानों के रहने लायक बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि इसका माहौल मुसलसल बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से पौधे और इंसान मुसलसल ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि अगर पौधे नहीं होंगे तो इंसानों के लिए खुराक नहीं बचेगी और जानवरों के लिए चारा, और दूसरा ज़मीन का जहरीला एनवायरनमेंट इंसानों की जान ले रहा है, जिन्हें बचाने के लिए इंसानों को ज़मीन से निकाल कर अपना नया घर स्पेस के अंदर ढूंढना होगा, वरना पूरी इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। वो मजीद बताते हैं कि इस काम के लिए कोई अनदेखी एलियन मखलूक हमारी मदद कर रही है, जिसने सैटर्न सियारे के पास आज से तकरीबन 48 साल पहले एक वार्म होल बना दिया ताकि हम किसी और गैलेक्सी के अंदर जाकर ज़मीन जैसे किसी घर को ढूंढकर इंसानों को बचा सकें। अब दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर यह जान लें कि वार्म होल दरअसल क्या होते हैं। वार्म होल्स एक थ्योरी है जिसका कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर दिया, जिसके मुताबिक कायनात में ऐसे पुरअसरार सुराख मौजूद हो सकते हैं जो कि एक पाइप की तरह वक्त के दो पहलुओं को आपस के अंदर जोड़ते हैं। यानी कि इस पाइप के एक सिरे से दाखिल होकर जब आप इसके दूसरे सिरे से निकलेंगे तो लाखों, करोड़ों या अरबों किलोमीटर का फासला तय करके दूसरी साइड पर शॉर्टकट तरीके से पहुंच चुके होंगे। यानी कि जब इसके एक सिरे के अंदर दाखिल होकर हम इसके दूसरे सिरे से निकलेंगे तो कई अरबों साल का टाइम सिर्फ चंद लम्हों के अंदर हम तय कर चुके होंगे, जो कि हमारे लिए वक्त के दो पहलुओं को आपस के अंदर जोड़ रहा है, और हम कई बिलियन लाइट ईयर का सफर बस चंद लम्हों के अंदर कर सकते हैं। लेकिन आज तक साइंस के अंदर वर्म होल्स को साबित नहीं किया गया, मगर इस फिल्म के अंदर इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया है। किसी अनदेखी मखलूक ने सैटर्न के पास इस वर्म होल को बनाया ताकि हम बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बिल्कुल उसी जगह पर पहुंच सके जहां पर जमीन की तरह इंसानों के रहने लायक कोई सियारा मौजूद हो। कहानी आगे बढ़ती है और डॉक्टर ब्रैंड कूपर को बताते हैं कि हम पहले ही 13 अलग अलग एस्ट्रोनॉट को इस वर्म होल में भेज चुके हैं, जिनके पास जमीन पर सिग्नल भेजने वाली एक डिवाइस है जो कि इस वक्त सिग्नल देगी जब इन लोगों को जमीन के जैसा रहने लायक कोई सियारा मिल जाएगा।
لیکن یہ ڈیوائس یہ انفارمیشن کہ اس سیارے پر انسان واقعی رہ بھی سکتے ہیں، وہاں کا ماحول کیسا ہے، یہ سب ڈیٹا نہیں بھیج سکتی۔ اس وقت ہمیں صرف 3 سگنل مل رہے ہیں جو کہ 3 ایسے مختلف سیاروں سے آ رہے ہیں جو گارگینٹوا نام کے ایک بلیک ہول کے پاس موجود ہیں۔ اسی لیے ہم ایک ایسے مشن پر کام کر رہے ہیں جسے انڈورنس کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق ہم 3 ایسٹروناٹ کو ان سگنل والے سیاروں پر بھیجیں گے تاکہ وہ یہ تمام ڈیٹا لے کر زمین پر واپس آ جائیں کہ کیا واقعی انسان وہاں پر آباد ہو سکتے ہیں، ان میں سے سب سے بہتر سیارہ کون سا ہے، اور تمہیں باقی 2 لوگوں کے ساتھ اس مشن پر جانا ہوگا۔ اگر تمہیں کوئی ایسا سیارہ مل جاتا ہے تو ہمارے پاس 2 آپشن ہیں۔ انسانیت کو بچانے کے لیے پہلا آپشن تو یہ ہے کہ میں سالوں سے ایک ایسے فارمولا ایکویشن پر کام کر رہا ہوں جس کے مطابق اگر ہم 5th ڈائمینشن خاص طور پر گریوٹی کو سمجھ گئے تو ہم زمین کی گریوٹی کو کچھ دیر کے لیے روک کر ایک بڑے اسپیس اسٹیشن پر انسانوں کو اس سیارے پر شفٹ کر دیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس انڈورنس مشن پر تمہیں انسانی ایمبریوز کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا پڑے گا تاکہ اس ماحول کے اندر یعنی اس رہنے لائق سیارے پر ان کو رکھ کر ریز کیا جائے تاکہ انسانوں کی نسل اس سیارے پر آگے بڑھتی رہے۔ کوپر اس مشن پر راضی ہو جاتا ہے مگر اس کی بیٹی مرف اس بات پر ناراض ہو جاتی ہے کہ اسے نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس نے اس کوڈ کو سمجھ لیا ہے جو کہ اس نے ڈائری میں لکھا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ سٹے یعنی کہ رک جاؤ۔ لیکن کوپر اس کی بات کو نظر انداز کر کے اس مشن پر روانہ ہو جاتا ہے جہاں پر وہ اس گارگینٹوا نام کے بلیک ہول اور اس کے آس پاس موجود سیاروں پر اس وارم ہول کی مدد سے پہنچتے ہیں جہاں سے یہ سگنل آ رہے تھے۔ بلیک ہول سپیس ٹائم کے اندر کرو کی وجہ سے بنتے ہیں جب کوئی بہت بڑا ستارہ اپنی طبعی عمر پوری کر کے جب ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر ختم ہوتے ہیں تو اس کی شدید ترین کشش کی وجہ سے بلیک ہول وجود میں آتے ہیں۔ اس کے کناروں پر شدید ترین کشش کی وجہ سے وقت بھی یعنی کہ ٹائم بھی سلو ہو جاتا ہے جسے ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ انڈورنس کریو سب سے پہلے ان 3 سیاروں میں سے ایک ایسے سیارے پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جو کہ بلیک ہول کے سب سے زیادہ نزدیک ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر گزارا گیا صرف 1 گھنٹہ زمین پر گزارے گئے 7 سال کے برابر ہوگا۔ کوپر چاہتا ہے کہ جلدی سے صرف 1 گھنٹے کے اندر اس سیارے کا ڈیٹا اکٹھا کر کے گھر واپس جا کر اپنے بچوں سے دوبارہ مل پائے، مگر صرف اس 1 گھنٹے کے اندر بھی زمین پر 7 سال گزر چکے ہوں گے۔ انڈورنس پر ان کا ایک ساتھی رک جاتا ہے اور ڈاکٹر برینڈ کی بیٹی، خود کوپر اور ان کا ایک اور ساتھی جب اس سیارے پر اترتے ہیں تو انہیں یہاں پر بس پانی ہی پانی یعنی چاروں طرف پانی سے بھری ہوئی ایک دنیا نظر آتی ہے جہاں پر زندگی کا وجود بالکل ممکن نہیں ہے۔ جن ایسٹروناٹ نے یہ سگنل بھیجے تھے ان کے جہاز کا ملبہ بھی یہاں پر ملتا ہے جس کا ریکارڈ حاصل کرنے کے چکر میں اونچی اونچی پانی کی لہریں ان کے واپسی کا راستہ روک لیتی ہیں، جس کی وجہ سے اس سیارے پر 1 نہیں بلکہ 3 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اور ان کے تیسرے ساتھی کی ان لہروں کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے۔ انڈورنس جہاز پر واپس آ کر جب وہ اپنے اس ساتھی کو دیکھتے ہیں جسے وہ یہاں پر چھوڑ کر گئے تھے تو اس کے لیے 30 سال کا وقت گزر چکا تھا کیونکہ یہ جہاز بلیک ہول سے کافی دور تھا، اور ہم نے پہلے جانا کہ اس سیارے پر جو کہ بلیک ہول کے بہت زیادہ قریب ہے یہاں پر گزارا گیا 1 گھنٹہ اس بلیک ہول سے دور موجود جگہ کے لیے 7 سال کے برابر ہوگا۔ اس دوران کوپر اپنے بچوں کے ویڈیو پیغام کو بھی دیکھتا ہے جو کہ اب بڑے ہو چکے ہیں۔ پانی والے سیارے سے ملنے والے فلائٹ ریکارڈ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر لینڈ کرتے ہی ان ایسٹروناٹ کی موت ہو گئی تھی، لیکن جس ڈیوائس نے یہ سگنل بھیجے تھے انہیں زمین پر پہنچنے میں ٹائم ڈائلیشن کی وجہ سے کئی سال لگ گئے، لیکن ناسا کو لگا کہ شاید یہ سگنل کئی سالوں سے یہاں پر آ رہے ہیں۔ 30 سال سے مسلسل فیول استعمال کرنے کی وجہ سے ان کے جہاز انڈورنس کے اندر اب بہت کم فیول باقی رہ جاتا ہے، اسی لیے اب وہ باقی بچے 2 سیاروں میں سے صرف ایک پر ہی جا سکتے تھے۔ سگنل سے ملی انفارمیشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سیارہ انسانوں کے رہنے لائق پرفیکٹ جگہ ہو سکتی ہے، لیکن دوسرے سیارے سے بہت زیادہ سگنل ملنے کی وجہ سے وہ وہاں پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر کوپر کی بیٹی مرف بڑی ہو کر اب سائنٹسٹ بن چکی ہے۔ ڈاکٹر برینڈ اپنی موت سے پہلے اسے بتاتے ہیں کہ دراصل کوئی پلان اے ایکچوئل میں تھا ہی نہیں، وہ اپنی اس ایکویشن کو پہلے ہی حل کر چکے تھے مگر اس سے انسانوں کو زمین سے باہر بھیجنا ممکن نہیں، اسی لیے پلان بی کو پورا کرنے کے لیے انڈورنس کرو کو بھیجا گیا تاکہ انسانوں کے ایمبریو سے انسانوں کی نسل کو بچایا جا سکے، یعنی اب وہ اپنے باپ کو کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ یہ راز جان کر مرف ویڈیو میسج کے اندر یہ باتیں انڈورنس کرو کو بتاتی ہے اور اپنے باپ کوپر کو کہتی ہے کہ انہوں نے اسے زمین پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر برینڈ کی اس ایکویشن پر مزید کام کرنے لگتی ہے جس کے لیے اسے گریویٹیشنل سنگولیرٹی کے لیے کوانٹم ڈیٹا کی ضرورت تھی، یعنی کہ اس بلیک ہول کے سینٹر کی انفارمیشن کا ڈیٹا۔ دوسری طرف کوپر اور ڈاکٹر برینڈ کی بیٹی اس دوسرے سیارے پر لینڈ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر انہیں کوئی جلدی نہیں کیونکہ یہ سیارہ بلیک ہول سے کافی دور ہے جہاں پر ٹائم بالکل نارمل گزر رہا ہے۔ یہاں پر سگنل کا پیچھا کر کے انہیں ایک ایسٹروناٹ
जो बताता है कि इस सियारे पर कुछ परेशानियां तो जरूर हैं, मगर इंसान यहाँ पर आसानी से रह सकते हैं। ये लोग मजीद छानबीन करने के लिए लैंडर के जरिए दोबारा इस सियारे पर उतरते हैं, लेकिन यहाँ पर उतरकर इन्हें पता चलता है कि इस एस्ट्रोनॉट ने जानबूझकर गलत डाटा भेजकर इंसानों को गुमराह किया, क्योंकि ये जगह इंसानों के रहने लायक बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट ये चाहता था कि जमीन से इसे यहाँ पर कोई बचाने के लिए आए और ये सियारे पर मरने की बजाय घर वापस जा सके। ये कूपर के एक साथी को भी मार देता है और कूपर को भी मारने की कोशिश करता है, और इंडोरेंस पर बैठकर फरार होने की कोशिश के अंदर ये जहाज एक तरफ से तबाह होकर इस एस्ट्रोनॉट की जान ले लेता है। जिसके बाद बाकी बचे लोग एक तरफ से तबाहशुदा एंडोरेंस जहाज और लिमिटेड फ्यूल के जरिए इस तीसरे सियारे पर जाने का फैसला करते हैं, ये जानते हुए भी कि इस लिमिटेड फ्यूल की वजह से वो घर वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिर भी इस तीसरे सियारे पर जाने की पहली वजह तो वो सिग्नल थे जो मुसलसल ये बता रहे थे कि ये जगह इंसानों के रहने लायक है, और दूसरी बात यह कि मर्फ के वीडियो पैगाम के बाद वो ये जान चुके थे कि प्लान ए तो सिर्फ धोखा था, लेकिन फिर भी वो प्लान ए को कामयाब करना चाहते हैं। एंडोरेंस क्रू के अंदर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट भी मौजूद हैं जिनके नाम हैं कैस और टार्स। ये लोग ग्रेविटेशनल सिंक शॉट का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं ताकि फ्यूल को बचाया जा सके। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स को एक धक्के के तौर पर इस्तेमाल करके हम फ्यूल और टाइम दोनों बचा सकते हैं। मगर मसला यह है कि इस रूट पर इन्हें गारगेंटवा ब्लैक होल के बहुत करीब से होकर जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से गुजरते हुए कुछ घंटों के अंदर जमीन पर कई दहाइयां गुजर चुकी होंगी। यानी कि मुमकिन है कि कूपर के बच्चे बूढ़े होकर मर चुके हों, लेकिन फिर भी कूपर को उम्मीद है कि प्लान ए मुमकिन है, जिसके लिए इन्हें ब्लैक होल के डाटा की जरूरत है ताकि मर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व कर सके और इंसानियत किसी और सियारे पर आबाद होकर बच सके। कूपर डॉक्टर ब्रैंड की बेटी को इस तीसरे सियारे पर जाने का कहता है ताकि यहाँ पर प्लान ए अगर किसी तरह से फेल हो गया तो इस सियारे पर इंसानी एम्ब्रियोस को डॉक्टर ब्रैंड की बेटी पहुंचा देगी। जबकि कूपर इस ब्लैक होल के पास पहुंचकर इस टार्स रोबोट को इस ब्लैक होल के अंदर भेजता है ताकि वो इसके अंदर जाकर इसका डाटा भेजे, लेकिन इसके अंदर जाकर इसके सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं। जिसके बाद कूपर खुद को एंडोरेंस से अलग करके एक जहाज के जरिए इस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। इसे लगा था कि वो मरने वाला है, लेकिन जब वो खुद को इस ब्लैक होल के अंदर पाता है तो खुद को एक टेज़रेक्ट क्यूब के अंदर पाता है, यानी एक ऐसी दुनिया के अंदर जहाँ की दुनिया 5 डायमेंशन है। यहाँ पर वो टाइम की कैद से आज़ाद है। वो टाइम में आगे या पीछे दोनों जगह देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम हमारी दुनिया की तरह एक छुपी हुई डायमेंशन नहीं बल्कि एक फिजिकल फॉर्म के अंदर मौजूद है। यहाँ वो अपने घर में मौजूद ऐसी किताबों वाले कमरे को देखता है जिसके बारे में इसकी बेटी मर्फ कहती थी कि यहाँ कोई भूत है जो हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। कूपर टाइम में पीछे देखकर अब अपनी बेटी मर्फ को इन किताबों की लाइब्रेरी से ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि वो कूपर को यानी खुद को इस मिशन पर जाने से रोक दे, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर पाता। इसे याद आता है कि ग्रेविटी के जरिए वो किसी और डायमेंशन में कम्युनिकेट या बातचीत कर सकता है, किसी भी इशारे या सिग्नल की सूरत में। लिहाजा ग्रेविटी का इस्तेमाल करके जब आंधी और मट्टी का तूफान आता है तो वो मर्फ को बाइनरी कोड्स के अंदर मट्टी के जरिए सिग्नल भेजता है, जिसे डिकोड करके इनका मतलब निकलता है कि स्टे यानी रुक जाओ। वही अल्फाज जो कि मर्फ ने कूपर को इस मिशन पर जाने से रोकने के लिए कहे। और दूसरी बार कूपर इस लोकेशन को कोड की सूरत के अंदर भेजता है जो कि नासा के इस सीक्रेट लोकेशन के थे। ये वही साइंस या कोड हैं जो कि फिल्म के शुरुआत में कूपर को मिले थे, और इन्हें समझकर वो नासा के इस बेस पर पहुंचा था। यानी मर्फ के कमरे के अंदर किताबों को गिराने वाला और कोडिंग की सूरत में ये सिग्नल्स भेजने वाला कोई भूत नहीं बल्कि खुद कूपर ही था। यहाँ पर कूपर को टार्स रोबोट भी मिलता है जिसे इसने खुद इससे पहले इस ब्लैक होल के अंदर भेजा था, और इसने यहाँ आकर ब्लैक होल का वो सब डाटा इकट्ठा कर लिया जिसकी मर्फ को डॉक्टर ब्रैंड की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जरूरत थी। लेकिन मसला ये था कि इस डाटा को मर्फ तक भेजा कैसे जाए। कूपर इस सब डाटा को मोर्स कोड की सूरत के अंदर इस घड़ी के अंदर भेजता है जिसे इसने कभी अपनी बेटी को दिया था। मोर्स कोड एक ऐसा मेथड है जिसे इन ऑफ टून्स, लाइट या क्लिक का इस्तेमाल करके कोड की सूरत के अंदर भेजा जाता है, जिसे देखने वाला इसके पैटर्न को देखकर इसे डिकोड कर लेता है या समझ लेता है। जब मर्फ इस कोड को देखती है तो समझ जाती है कि ये मोर्स कोड है जिसे इसके बाप कूपर ने भेजा है, और यूं डॉक्टर ब्रैंड की इक्वेशन को मर्फ सॉल्व कर लेती है और इंसान एक बड़े स्पेस स्टेशन में बैठकर स्पेस में शिफ्ट हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जैसे ही कूपर ये डाटा अपनी बेटी को भेजता है तो ये टेज़रेक्ट क्यूब अपने आप गायब हो जाता है। ये टेज़रेक्ट ब्लैक होल के सेंटर में था, जिसका मतलब कि यहाँ पर गुजारा गया 1 मिनट भी जमीन के 50 सालों के बराबर होगा। यहाँ से बाहर निकलकर वो खुद को एक बड़े अस्पताल के अंदर पाता है जो कि एक बहुत बड़े स्पेस स्टेशन के अंदर मौजूद है, जिस पर बैठकर इंसान जमीन से निकलकर स्पेस में रहने के काबिल हुए। इसे कूपर स्टेशन का नाम दिया गया है।
यहाँ पर रहने वाले इंसान अब ग्रेविटी को समझ कर इसे कंट्रोल करने के काबिल हो चुके हैं। यहाँ पर कूपर अपनी बेटी मर्फ को देखता है जो कि बूढ़ी होकर मरने के करीब है, क्योंकि कूपर के ब्लैक होल के अंदर मौजूद कुछ ही मिनट जमीन पर 50 साल गुजार देते हैं। मर्फ बताती है कि जमीन पर या इस स्पेस स्टेशन पर इसका कोई फैमिली मेंबर अब जिंदा नहीं बचा। कूपर ये सुनकर डॉक्टर ब्रैंड की बेटी की तलाश के अंदर इस तीसरे सियारे पर निकलता है, जहाँ पर इसे इंसानी एम्ब्रियोस के साथ इसने भेजा था। जहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रैंड की बेटी बिना किसी परेशानी के महफूज है। वो इंसानी एम्ब्रियोस को इस सियारे पर रख भी देती है, लेकिन क्या कूपर इससे मिल पाता है या नहीं, ये फिल्म बिना कुछ बताए यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद आता है फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे अहम कॉन्सेप्ट, जो ये बताता है कि वो अनजानी मखलूक जो कि सैटर्न सियारे के पास एक वर्म होल को बनाती है, वो कोई और नहीं बल्कि खुद मुस्तकबिल के इंसान थे। उन्होंने ही ग्रेविटी और डायमेंशंस के कानून को समझकर खुद को इतना एडवांस बना लिया था कि ब्लैक होल में मौजूद एक टेज़र क्यूब को जानबूझकर बनाया, जो कि कूपर के इस किताबों वाले कमरे से जुड़ा था, ताकि वो इस डाटा को इंसानों तक पहुंचाकर मुस्तकबिल के इंसानों को बचा सके। यानी पूरा टाइम इंसानों को बचाने और रास्ता दिखाने वाले खुद मुस्तकबिल के यही इंसान थे, जो कि खुदा की मौजूदगी और इसके वजूद पर सवालिया निशान खड़ा कर देती है। खैर, ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है और साइंस सिर्फ इस चीज़ को ही मानती है जिसे वो तजर्बात से साबित कर सके। लेकिन दूसरी तरफ टाइम, इंसानों की मौत, जिन्नात की दुनिया, हमारा बूढ़ा होना और हमारी रूह, ये सब कुछ हमारी दुनिया के अंदर ही मौजूद हैं जिसे साइंस साबित नहीं कर सकती। तो क्या हम ये मान लें कि ये सब चीज़ें मौजूद नहीं हैं? ग्रेविटी क्या है? ये दरअसल रब का हुक्म है, जिसने पूरी दुनिया और कायनात का निज़ाम जकड़ कर एक तरतीब के अंदर रखा हुआ है, और हम इसे आज तक समझ ही नहीं पाए। हम सिर्फ ये जानते हैं कि ग्रेविटी मौजूद है। क्यों और कैसे, ये ना तो हम जान पाए हैं और ना ही मुस्तकबिल में कभी जान पाएंगे। जब रब का हुक्म होगा तो इक्वेशन तो क्या सुबह उठते ही सूरज को मगरिब से निकलता पाएंगे, जो कि कोई भी स्पेस स्टेशन बनाने का मौका नहीं देगा। इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट को इलॉजिकल साबित करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर इंसानों का मुस्तकबिल महफूज नहीं था, वो मरने वाले थे, तो मुस्तकबिल के इंसान कहाँ से आए जो इनकी मदद कर रहे थे? यानी कि मैं एक एक्सीडेंट के अंदर मरने वाला हूँ, लेकिन ये कहूँ कि मेरे मुस्तकबिल के रूप ने आकर मुझे मरने से बचा लिया, तो ये कितनी ज़्यादा इलॉजिकल सोच होगी, जिसका इस फिल्म के अंदर कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन साइंस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये बड़े कमाल की फिल्म थी। जिसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।